नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब बेटा। मैं राज सर आपका स्वागत करता हूं आपके नए चैप्टर। आज हम बात करेंगे आपके लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा और आपको पता है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। इस वाले चैप्टर को अगर पूरा डेप्थ में, अगर एनसीईआरटी पूरा डेप्थ में स्टडी की जाए और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा जाए तो आपको मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको इस चैप्टर में केवल 9 पॉइंट्स, केवल 9 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और आप देख लेना, आप इंडिया के किसी भी स्कूल के अंदर क्यों ना हो, ये चैलेंज है आपके लिए कि आपका जो भी एग्जाम होगा इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं 9 पॉइंट्स के अंदर से कवर होंगे। आप कहोगे सर जी केवल 9 पॉइंट से इतना बड़ा चैप्टर कवर हो जाएगा? जी हाँ, मैंने बहुत सारे स्कूलों को पेपर स्टडी करिए, फिर आपको जाके पढ़ा रहा हूं चैप्टर। तो आप बेटा उन 9 पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना। आपको अगर आपने उन 9 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया बेटा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इजीली हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट आपको अपनी फेयर रजिस्टर में लिखना क्या है? लोकतंत्र क्या है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा बताइए, लोकतंत्र का अर्थ बताइए, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो हमारा सौभाग्य है बच्चों कि हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं, और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। तो हम लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ रहे हैं और हम एक लोकतंत्र वाले देश में ही रहते हैं। तो लोकतंत्र का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इट मींस हम अपने शासकों का चुनाव करते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव, जो राजा होगा, जो हम पे प्रतिनिधि करेगा, जो हमारा प्रतिनिधि करेगा, जो शासक होगा, उनका चुनाव लोग करते हैं, उनका चुनाव हम करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था का नाम लोकतंत्र है जिसमें जो शासक होता है बेटा, जो प्रतिनिधि होता है बच्चों, उसका चुनाव जो होता है वो आम लोग करते हैं वोट डालकर। आपको पता होगा कि हर 5 साल बाद भारत में, और ऐसे कई देश है जहां लोकतंत्र है, वहां हर 5 साल बाद या एक निश्चित समय बाद चुनाव होते हैं और लोग जो होते हैं वो जाकर वोट डालते हैं और अपने शासकों का चुनाव करते हैं। तो लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जिसको जनता चुनेगी वो शासक होगा। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा। इनकी परिभाषा सबसे अच्छी मानी जाती है लोकतंत्र की परिभाषा में। देखिए आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है? लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र का अर्थ बताओ, लोकतंत्र की परिभाषा बताओ, लोकतंत्र से आप क्या समझते हो। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछे, इस सब का मतलब एक ही है। तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। यानी इसमें सब कुछ जनता ही डिसाइड करता है। यह जनता का शासन है क्योंकि जनता क्या कर रही है? वोट डाल रही है। जनता के लिए है, किसके लिए वोट डाली है? तो अपने लिए वोट डाली है। तो जनता के लिए है, और जनता द्वारा, वो जो प्रतिनिधि चुना गया वो किसके द्वारा चुना गया? वो जनता द्वारा चुना गया। तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। अगर ये आप 2 पॉइंट लिख लेते हो, पॉइंट में आंसर लिखते हो, तो आपको फुल मार्क्स, आपको 100% मिलेगा। और अधिकतर एग्जाम में आप देखना, यूटी में, आपके पीरियोडिक में, टेस्ट में यही क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि लोकतंत्र क्या होता है या लोकतंत्र की परिभाषा। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, और अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ये 2 पॉइंट आपको लोकतंत्र की परिभाषा में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं बेटा लोकतंत्र के मुख्य लक्षण, कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषता है, लोकतंत्र की क्या क्या खासियत है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बताओ, लोकतंत्र के लक्षण बताओ, लोकतंत्र की क्या खासियत है, लोकतंत्र में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होगा, ये आपके लिए पहला पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आंसर क्या लिखोगे? निर्वाचित प्रतिनिधि। इसका यह मतलब होता है कि जनता जिसे चुनेगी वो प्रतिनिधि होगा, यानी प्रतिनिधि का चुनाव होता है। प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, अपने आप नहीं आ जाएंगे, उनको जनता चुनेगी। तो इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि निर्वाचित प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कानूनों का निर्माण करते हैं।
लोकतंत्र में बेटा जनता जिसको अपना निर्वाचित प्रतिनिधि चुनती है वो कानून बनाता है उनके लिए, तथा सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। सरकार की नीति जो होगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे वो निर्धारित करेगी। कौन निर्धारित करेगा? वो प्रतिनिधि जिसको हमने चुना है। तो लोकतंत्र में जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो कानून बनाता है और वही सरकार की नीतियों को निर्धारित करता है कि देश को कैसे चलाना है। लोकतंत्र की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है चुनाव। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल बाद चुनाव होता है। वो 5 साल बाद भी हो सकता है, वो 6 साल बाद भी हो सकता है। अलग अलग देश अलग अलग रूल्स को फॉलो करता है। तो लोकतंत्र में बच्चों एक निश्चित समय के बाद चुनाव कराए जाते हैं। लोकतंत्र में प्रतिनिधि को चुनने के लिए, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं, इलेक्शन कराए जाते हैं। और प्रत्येक वयस्क मतदाता, वयस्क क्या होता है? वयस्क होता है जिसकी एज, भारत के अनुसार जिसकी एज 18 साल से ज्यादा होती है, जो हमारा कानून है उसके अनुसार। तो प्रत्येक वयस्क मतदाता जो 18 साल से ऊपर का मतदाता होगा वो चुनाव में क्या करता है? मतदान करता है, अपना वोट डालता है और उसके अधिकार का प्रयोग करके वो अपने प्रतिनिधि को चुनता है। तो लोकतंत्र की दूसरी खासियत है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय बाद चुनाव कराए जाते हैं। क्या आपको लोकतंत्र की 2 विशेषता याद हो गई बेटा? पहली विशेषता, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी प्रतिनिधि का चुनाव होता है, हम उनको चुनते हैं। और दूसरी खासियत, लोकतंत्र में चुनाव कराए जाते हैं, एक निश्चित समय अंतराल के बाद चुनाव कराए जाते हैं, इलेक्शन होता है जिसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है। चलिए लोकतंत्र की तीसरी विशेषता पे आते हैं बेटा। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता क्या कहती है? अधिकार एवं स्वतंत्रताएं। लोकतंत्र में सबको बराबर अधिकार मिलता है, सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिलता है और सभी को बराबर स्वतंत्रताएं मिलती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। तो लोकतंत्र का एक मुख्य लक्षण क्या है कि यह देश के सभी नागरिकों को, लिखाओ ना, सभी देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो कितना भी गरीब हो या अमीर हो, मायने नहीं करता। लोकतंत्र का मुख्य लक्षण भी यही है कि वो सभी नागरिकों को अधिकार भी देता है और उसको स्वतंत्रता भी देता है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग जीवन को जी सके। तो लोकतंत्र की बेटा तीसरी खासियत क्या है, तीसरी विशेषता क्या है कि ये सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। चलिए लोकतंत्र की हम विशेषता नंबर 4 पे आते हैं कि लोकतंत्र की चौथी विशेषता क्या है। तो लिखोगे कानून का शासन। बेटा लोकतंत्र में कानून का शासन चलता है, कानून सबके लिए बराबर होगा। लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो कोई गरीब इंसान हो, कोई अमीर इंसान हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार हो या एक आम नागरिक होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। तो कानून का शासन होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण कानून का शासन है। यहां कानून की बात होती है, कानून के अकॉर्डिंग देश चलता है। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक, जो कानून की दृष्टि में सभी नागरिक जो होंगे वो समान होते हैं। मैंने आपको यही बताया था कि कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं और कानून सबसे ऊपर होता है। कानून से ऊपर उठकर कोई नहीं है, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो या भारत का प्रधानमंत्री हो या बहुत बड़े कोई नेता हो या आम नागरिक हो, कानून सबके लिए बराबर होगा और कानून सबसे ऊपर है। सबको कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। तो यह लोकतंत्र की चौथी विशेषता है बेटा कि लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण कानून का शासन है। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं और कानून सबसे ऊपर होता है। कानून से ऊपर किसी को नहीं माना जाता लोकतंत्र के ऊपर। ठीक है, कई देश ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति कानून को बदल सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग देश को चला सकता है, तो वहां लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र वहां होगा जहां कानून सबसे ऊपर होगा। अगर राष्ट्रपति भी गलत काम करेगा तो उसको कानून की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो लोकतंत्र की चौथी खासियत है यहां कानून का शासन होता है। ठीक है बेटा, चलिए पांचवी विशेषता आते हैं बेटा। 5th पॉइंट आपको याद रखना है लोकतंत्र। अब ये इतने सारे पॉइंट क्यों बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे मैं इतने सारे पॉइंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी एग्जाम में लोकतंत्र की विशेषता आती है तो आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो कम से कम आपको 6 और 7 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। 5 नंबर लेने के लिए आपको कम से कम 9th क्लास में 6 या 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको इतने सारे विशेषता बता रहा हूं और अधिकतर एग्जाम में लोकतंत्र की विशेषता आती है। लोकतंत्र की 5वीं विशेषता क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। बेटा यहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। सर जी स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है? न्यायपालिका का मतलब है बेटा कोर्ट।
आप कोर्ट जानते होंगे इंग्लिश में। न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। लोकतंत्र की पांचवी विशेषता है कि यहां के जो कोर्ट होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो सरकार के अंडर में काम नहीं करते, सरकार अपने तरीके से उनको काम नहीं करवा सकती। न्यायपालिका का न्याय जो है उसका वितरण करती है और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है, वो न्यायपालिका जा सकता है, वहां पे मदद मांग सकता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है बेटा, सरकार के अंडर में कोर्ट नहीं आता। कोर्ट सरकार को भी निर्देश दे सकती है, गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका वाला देश है। इसलिए अगर आप न्यूज अगर सुनते होंगे तो अक्सर आपने देखता होगा कि कोर्ट जो होता है वो गवर्नमेंट को नोटिस देता है, सरकार को भी नोटिस दे देता है कि आप आइए इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सरकार से भी क्वेश्चन कर सकता है। चलिए विशेषता नंबर 6 पे आते हैं। लोकतंत्र की छठी विशेषता याद करते हैं, 6 विशेषता लक्षण याद करते हैं। संगठित विरोधी दल, लोकतंत्र में विरोधी दल होते हैं। आपको पता है कि भारत के अंदर बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे, जैसे बीजेपी आपने नाम सुना होगा, आपने कांग्रेस नाम सुना होगा, आपने आम आदमी पार्टी नाम सुना होगा, ऐसे ही बहुत सारे दल हैं। तो सरकार तो किसी एक दल की बनेगी ना, सभी दल की तो बन नहीं सकती। तो बाकी दल जो हैं वो विरोधी दल कहलाते हैं। वो सरकार अगर कोई गलत फैसले लेगी तो वो विरोध करेंगे कि आपका ये फैसला गलत है। अगर विरोधी दल नहीं होंगे तो आप खुद सोचो, ऐसे तो सरकार कोई भी फैसला ले लेगी, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन विरोधी दल जो होती है वो सरकार पे दबाव डालती है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी फैसले नहीं ले सकती। तो लोकतंत्र की छठी विशेषता है संगठित विरोधी दल। लोकतंत्र की एक अन्य विशेषता देश में विरोधी दल तथा दलों का मौजूद होना है, कि देश में विरोधी दल होते हैं बेटा, जो सरकार के कामों का विरोध करते हैं, सरकार के गलत कामों का विरोध करते हैं, अच्छे कामों का कोई विरोध नहीं करेगा। तो जो विरोधी दल होते हैं वो सरकार के कार्यों पर निगाह रखते हैं कि सरकार कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्या सरकार का फैसला कोई गलत तो नहीं है, क्या सरकार कोई घोटाला तो नहीं कर रहा। तो सरकार के कामों की निगरानी करता है ये विरोधी दल, इसलिए विरोधी दल बहुत जरूरी है होना। तो लोकतंत्र की छठी खासियत है बेटा कि लोकतंत्र में विरोधी दल पाए जाते हैं जो सरकार के कामों की निगरानी करता है, उनकी कामों को देखभाल करता है, ताकि सरकार अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी फैसला ना ले। ठीक है बेटा। चलिए लोकतंत्र की लास्ट आते हैं, अंतिम विशेषता, ये आ गया विशेषता नंबर 7, फीचर्स नंबर 7। ये 7वीं विशेषता, 7 विशेषता आपको याद करके जानी लोकतंत्र की बेटा। 7वीं विशेषता क्या है? धर्म तथा संस्कृति की स्वतंत्रता। जिस देश में लोकतंत्र है, जैसे कि भारत जैसे देशों में धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता है। इसलिए तो आप देखते हो भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग शांति प्रिय होकर रहते हैं। यहां संस्कृति की स्वतंत्रता है, आप अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हो, आप पर कोई दबाव नहीं डालेगा। आप दीपावली भी धूमधाम से मना सकते हो और आप ईद भी अपने संस्कृति के अनुसार मना सकते हो। तो भारत में धर्म तथा संस्कृति की स्वतंत्रता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो ऐसे ही जितने भी लोकतांत्रिक देश होंगे वहां धर्म तथा संस्कृति की स्वतंत्रता पाई जाती है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार, लोकतंत्र के अंदर सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार, अपने अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को मानने, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं और उनका प्रचार करने का अधिकार होता है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यानी सरकार का अपना, राज्य मतलब सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। सरकार किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं कर सकती, सभी धर्म बराबर होते हैं। अगर सरकार किसी धर्म के साथ भेदभाव भी करेगी तो कोर्ट, आपको पता है न्यायपालिका स्वतंत्र है, आप वहां जा सकते हो और कोर्ट आपकी बात सुनेगी। ठीक है, तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो आपको याद रखना है 7वीं विशेषता, जो भारत में धर्म तथा संस्कृति की स्वतंत्रता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो आपने देखा बेटा कि जहां पर लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पे 7 विशेषता पाई जाती है। लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र के बेटा 7 विशेषता आपको याद रखनी है। पहली, निर्वाचित प्रतिनिधि, यहां पे चुनाव में हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। दूसरा, आपने पढ़ा चुनाव,
प्रत्येक 5 साल बाद या निश्चित समय बाद चुनाव कराए जाते हैं जिसमें हम वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अधिकार एवं स्वतंत्रताएं, सभी नागरिकों को बराबर अधिकार और बराबर स्वतंत्रताएं दी जाती है। कानून का शासन, सभी लोगों के लिए कानून बराबर होता है, कानून सबसे ऊपर होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, सभी के लिए समान अधिकार होंगे, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे और जो कोर्ट होगा उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। संगठित विरोधी दल, विरोधी दल सरकार के कामों की निगरानी करता है, सरकार जो मर्जी फैसला नहीं ले सकती। धर्म तथा संस्कृति की स्वतंत्रता पाई जाती है कि हम किसी भी धर्म को और किसी भी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, राज्य का यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये 7 विशेषता थी बेटा लोकतंत्र की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोकतंत्र के पक्ष में तर्क या लोकतंत्र के लाभ। इसे बोलते हैं बेटा लोकतंत्र के लाभ क्या हैं, लोकतंत्र के फायदे क्या हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क का मतलब है लोकतंत्र के लाभ, कि आखिर दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्र क्यों है, क्यों इतने सारे देशों में लोकतंत्र है, अधिकतर देश लोकतंत्र को फॉलो क्यों करते हैं, उसके लाभ क्या हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो देखिए क्या क्या बेनिफिट है डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के क्या क्या फायदे हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला, लोकतांत्रिक शासन पद्धति अन्यों से बेहतर है। क्या है? लोकतंत्र जो होता है वो सबसे बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि यह ज्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। सरकार को जवाब देना पड़ता है अपने फैसलों के लिए। जो गवर्नमेंट होगी बेटा उसको जवाब देना पड़ेगा कि उसने अगर कोई फैसला लिया है तो क्यों लिया है, उसको उसे जवाब देना पड़ेगा। तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति अन्यों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि यह जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसमें सरकार को जवाब देना पड़ता है कि आपने ये फैसला लिया तो क्यों लिया, जनता को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, लोकतांत्रिक जो होता है बेटा, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने का संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र से बेहतर निर्णय आते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार लोगों से पूछकर काम करती है। लोकतंत्र में कोई भी फैसला सरकार अपने आप नहीं ले लेती। आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा ना कि जो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं या देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो अक्सर लोगों से राय मांगते हैं, उनके सजेशंस मांगते हैं। तो लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इससे बेहतर अच्छा डिसीजन होगा क्योंकि अधिकतर लोग अपने अकॉर्डिंग उसमें एडवाइस दे सकते हैं। तो इससे बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है लोकतंत्र से। तीसरी आपको क्या याद रखना है? लोकतंत्र मतभेद क्या होता है? लड़ाई झगड़े, मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराती है। लोकतंत्र जो होता है बेटा उससे हम मतभेद और टकराव को संभाल सकते हैं। कैसे? मान लो आप मेरे किसी बात से सहमत नहीं हो, किसी फैसले से आप सहमत नहीं हो तो आप कोर्ट चले जाओ। आप मुझसे लड़ क्यों रहे हो? आप मुझसे लड़ो मत ना। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं है, आपको अगर कोई सरकार, मैं मतलब सरकार, यहां मैं का मतलब सरकार है कि आपको अगर सरकार का कोई फैसला अच्छा नहीं लगता तो आप कोर्ट चले जाओ ना। आप सरकार से लड़ क्यों रहे हो? लड़ो मत, आप कोर्ट चले जाओ कि सरकार का मुझे जो सरकार का फैसला है मुझे अच्छा नहीं लगा, तो कोर्ट आपकी बात सुनेगी। तो लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराती है। ये तीसरा फायदा है लोकतंत्र का। और लास्ट आपको फोर्थ आपको क्या याद रखना है? लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान में वृद्धि करता है। लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान में वृद्धि करता है, लोगों के सम्मान को बढ़ाता है। आप कहोगे सर जी लोगों के सम्मान को कैसे बढ़ाएगा? भाई लोकतंत्र में एक बात बताओ, सबको वोट देने का अधिकार मिला ना। अब एक गरीब इंसान है वो भी उसी लाइन में खड़े होकर वोट दे रहा है, एक अमीर इंसान है वो भी उसी लाइन में वोट दे रहा है, तो उसके सम्मान में वृद्धि हुई या नहीं हुई? लोकतंत्र में सबके लिए कानून भी बराबर है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान में वृद्धि करती है, उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। इसके अलावा ये 5वां पॉइंट होगा बेटा। यहां पे देखो 5 पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसा पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, लोकतंत्र के लाभ का पहला पॉइंट। फिर आप लिखोगे लोकतंत्र के लाभ का दूसरा पॉइंट, ये आपका पॉइंट नंबर 2 होगा। लोकतंत्र के लाभ का पॉइंट नंबर 3 होगा, पॉइंट नंबर 3 लोकतंत्र के लाभ का। पॉइंट नंबर 4 आएगा बेटा लोकतंत्र के लाभ का चौथा पॉइंट ये आएगा, और लोकतंत्र के लाभ का 5वां पॉइंट आपको ये आएगा। कम से कम 5 पॉइंट तो हर बच्चे को याद होना चाहिए कि लोकतंत्र के क्या लाभ हैं, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो 5वां लाभ मैं आपको बताने जा रहा था, लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है। फिर से वही कह रहा है कि दूसरों से बेहतर है। क्यों बेहतर है सर जी? क्योंकि इसमें हमें अपनी त्रुटि ठीक करने का अवसर मिलता है।
अगर हम अपनी कोई गलती कर दें तो उसको ठीक करने का अवसर मिलता है। सर जी कहोगे गलती ठीक करने का अवसर क्या मतलब है सर? एक बात बताओ, आपने किसी ए पार्टी को चुन लिया, इलेक्शन हुए और आपने किसी ए पार्टी को चुन लिया और उनकी सरकार बन गई, लेकिन 5 साल तक इन्होंने कोई भी काम नहीं किया या आपके अकॉर्डिंग अच्छा काम नहीं किया, तो आप अगली बार तो इन्हें वोट नहीं दोगे ना, आप अगली पार्टी को वोट दोगे ना, बी को वोट दोगे ना बेटा। तो आपको अपनी गलती ठीक करने का मौका मिला कि आपने ए को चुनकर गलती कर दी थी, उसको आपने ठीक कर दिया बाद में जाकर। तो इसमें क्या होता है, त्रुटि को, गलती को ठीक करने का मौका मिलता है लोकतंत्र में। बाकी में ऐसा सिस्टम नहीं है बेटा। बाकी देशों में, दुबई आपने सुना होगा, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां राजा का शासन है। जो राजा फैसला करेगा वही मानना पड़ेगा, आप उन्हें चुन नहीं सकते, आप उन्हें हटा नहीं सकते। तो लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हम अपनी गलती को भी ठीक कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट आपको याद रखना है बेटा लोकतंत्र के लाभ के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, कि लोकतंत्र से हानियां क्या है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क मतलब हानियां। ऐसा नहीं है बेटा कि लोकतंत्र में केवल फायदा ही फायदा है, लोकतंत्र से कुछ नुकसान भी होता है बच्चों। लोकतंत्र से कुछ नुकसान भी है, कुछ हानियां हैं। और आप कहोगे सर जी लोकतंत्र से हानियां क्या हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूं लोकतंत्र से कौन कौन सी हानियां हो सकती है। पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। आप देखते हो हर 5 साल बाद नेता बदलते हैं, इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है। इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है क्योंकि एक परमानेंट हमें नेता नहीं मिलता, नेता बार बार बदलते रहते हैं। तो जो नया नेता आएगा उसको काम सीखने में काफी समय लग जाता है, जब तक अगला चुनाव आ जाता है। तो इस लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता आती है, एक रेगुलरिटी नहीं आती काम के अंदर। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, यानी सबसे पूछना पड़ता है, उनके सजेशन लेने पड़ते हैं, ए से बी से सी से डी से जेड तक सबसे सजेशन लेना पड़ता है, सलाह लेनी पड़ती है लोकतंत्र में कि मैं ये फैसला लूं या नहीं लूं, जिससे प्रत्येक फैसले में देरी होती है। आप देखते हो ना, एक छोटे से छोटे काम में, सरकारी काम में, गवर्नमेंट काम में कितना टाइम लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि हर किसी से पूछना पड़ता है। केवल आप अगर कह दोगे कि यहां रोड बन जाए तो केवल आपके कहने से रोड थोड़ी बन जाएगा, जब बहुत सारे लोग कहेंगे तब वो बात बनेगी। तो इसलिए प्रत्येक फैसले में देरी होती है क्योंकि बहुत लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है। तीसरा, लोकतंत्र का आशय केवल राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। आप जानते हो लोकतंत्र क्या है? केवल राजनीतिक लड़ाई है। टीवी पे आके तो एक दूसरे से नेता लड़ते हैं, लेकिन घर पे जाके एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, आपस में आपको लड़वा देंगे और घर पे बैठ के एक साथ खाना खा रहे होंगे। तो लोकतंत्र एक राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है और कुछ नहीं है। यहां नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। नैतिकता मतलब होता है अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है। यहां नैतिकता, आपके अच्छी बातें कोई नहीं सुनना चाहेगा। तो लोकतंत्र का आशय केवल राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहां नैतिकता की बेटा कोई स्थान नहीं है। आप अच्छी बातें करोगे तो वो आपको कोई नहीं सुनने वाला। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का तो पता ही नहीं होता। जो हम नेता चुनते हैं कई बार उनको पता ही नहीं होता कि लोगों के हित के लिए कौन सा फैसला लेना चाहिए। इसके कारण गलत फैसले होते हैं। अब नेता आपने चुन लिया, वो नेता विदेश में रहता है या आपके एरिया में नहीं रहता, कहीं और रहता है, तो उसे क्या पता कि यहाँ के क्या प्रॉब्लम है, यहाँ की क्या समस्या है। वो कभी आपके एरिया में नहीं आया, आपके गली में नहीं आया, आपसे कभी पूछने नहीं आया, तो उसे नहीं पता ना कि आपके एरिया की मेन समस्या क्या है। तो चुने हुए नेताओं को लोगों का हितों का पता ही नहीं होता। इसके कारण गलत फैसले लिए जाते हैं, गलत फैसले हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, लोकतंत्र से हानियां। लोकतंत्र में चुनावी संघर्ष बहुत खर्चीला होता है। आप जानते हो चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। बस जब नेताओं के पैसे खर्च होंगे तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे पता नहीं अगली बार मैं चुना जाऊं या नहीं चुना जाऊं, पहले मैं अपने लिए पैसा इकट्ठा कर लूं। तो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो लोकतंत्र में चुनावी संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण और खर्चीला होता है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ जाता है लोकतंत्र में। और आप देख रहे हो भारत में भी ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बढ़ता है बेटा लोकतंत्र से भी। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता, जो आम नागरिक है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। सरकार ने कोई फैसला लिया, अब लोग क्या करते हैं बेटा, लोगों को भड़का देते हैं। कुछ लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हो, भड़क जाते हैं बिना बात के, उन्हें पता नहीं होता
कि वो फैसला उनके लिए है भी या नहीं, बस वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं और क्या होता है, दंगा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे लिए कौन सा फैसला सही है और मेरे लिए कौन सा फैसला सही गलत है। तो सामान्य लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है या क्या चीज बुरी है, तो वो दूसरों के बातों में आ जाते हैं, बहकावों में आ जाते हैं और इससे भी लोकतंत्र में गलत नेता चुनने के आसार बढ़ जाते हैं। क्या आपको समझ में आ गया बेटा लोकतंत्र की हानियां? देखिए मैंने आपको कितने सारे पॉइंट बताए लोकतंत्र की हानियां। पहला पॉइंट आपको बताया, पहला पॉइंट में आपको क्या बताया, इससे अस्थिरता होती है क्योंकि नेता बदलते रहते हैं। पहला पॉइंट आपको यह बताया। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या बताया लोकतंत्र की हानियों में? पॉइंट नंबर 2 बताया इसके फैसले लेने में देरी होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों से बहस करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है। तीसरा, यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं है, अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। फोर्थ, चुने हुए नेताओं को पता ही नहीं होता, चुने हुए नेताओं को पता ही नहीं होता कि उनको कौन सा फैसला लेना चाहिए, इसलिए गलत फैसले भी लिए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपको बताया, पॉइंट नंबर 5 आपको बताया कि लोकतंत्र बहुत खर्चीला होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं। और पॉइंट नंबर 6 आपको बताया बेटा कि सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए कौन सा फैसला सही है और कौन सा फैसला गलत है। ये थे लोकतंत्र के हानियां, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। तो सर जी इतने सारे नुकसान हैं तो हमें लोकतंत्र छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, इतने सारे हानि होने के बावजूद भी बेटा लोकतंत्र के कुछ बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसलिए हमें लोकतंत्र को ही अपनाना चाहिए। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकतंत्र के लाभ भी हैं, लोकतंत्र के हानियां हैं, तो आप बताइए कि किसी देश में लोकतंत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दोगे? पहले आप लोकतंत्र के सारे लाभ लिख दो, फिर लोकतंत्र की हानियां लिख दो और फिर आप लास्ट में क्या लिख दोगे कि भले ही लोकतंत्र के बहुत सारे हानियां हैं लेकिन फिर भी देशों को लोकतंत्र ही अपनाना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के लाभ जो है वो बहुत ज्यादा है और हानियां उसके मुकाबले बहुत कम है। ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 से बेटा हम एनसीईआरटी बुक पे आएंगे, अपने एनसीईआरटी बुक पे आते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 5, चलिए बच्चों पॉइंट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 5 देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग डालनी है बेटा पाकिस्तान। एक्चुअली एक स्टोरी है, ये कहानी है जो पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में है, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो चलिए पाकिस्तान में क्या हुआ था इंसिडेंट, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको हेडिंग डालना है पाकिस्तान और अब हम पाकिस्तान के इंसिडेंट पढ़ेंगे। यहां से आपका पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट होगा। हेडिंग आपको पाकिस्तान डालना है और पॉइंट नंबर 1 आपका यहां से स्टार्ट होगा। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ थे। पाकिस्तान में जो जनरल कौन होता है बेटा? जो सेना का मुखिया होता है, जो सेना का हेड होता है, उसे हम जनरल बोलते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो सेना के प्रमुख थे उनका नाम था परवेज मुशर्रफ। अभी जिंदा हैं, अभी ये जो परवेज मुशर्रफ आप नाम पढ़ रहे हो जिंदा हैं अभी। तो उन्होंने क्या किया था, अक्टूबर में 1999 की बात है, अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की थी। ये सैनिक तख्तापलट क्या होता है सर? सैनिक तख्तापलट का मतलब होता है जो वहां की चुनी हुई सरकार होती है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्री, उनको उठा के जेल में डाल देते हैं और जो सेना के मुखिया होते हैं वो वहां के कार्यकारी प्रधानमंत्री बन जाते हैं कि मैं अब शासन करूंगा, तुम हट जाओ। तो पाकिस्तान में जो सेना के प्रमुख थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की थी और उसकी अगुवाई की थी। यहां तक आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है जी। तो पाकिस्तान के अंदर सैनिक तख्तापलट हुआ था 1999 में और आपको याद रखना है ये बात। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 2 उसके आगे पढ़ते हैं क्या हुआ था। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, यानी जो सरकार चुनी गई थी, जिनका इलेक्शन हुआ था ना, जो प्रधानमंत्री चुने गए थे लोकतांत्रिक ढंग से, जिनको लोगों ने चुना था, उसको तो उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर लिया कि भाई अब जो देश का शासन होगा पाकिस्तान में वो मेरे अकॉर्डिंग होगा। तो इसे बोलते हैं बेटा सैनिक तख्तापलट, जब आप चुनी हुई सरकार को हटा देते हो और उसकी जगह आप खुद ले लेते हो। तो उन्होंने पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार को हटा दिया और खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर लिया कि अब मेरे अकॉर्डिंग देश चलेगा। पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करोगे यहां से, ये पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट हो गया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। उन्होंने खुद को क्या घोषित कर लिया कि मैं अब पाकिस्तान का राष्ट्रपति हूं और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के, एक छोटा सा इलेक्शन कराकर लोगों को दिखाने के लिए अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। उन्होंने खुद को तो राष्ट्रपति घोषित कर लिया बाद में कि मैं यहां का राष्ट्रपति हूं, मेरे अकॉर्डिंग शासन चलेगा, और 2002 में एक छोटा सा क्या करा, उन्होंने इलेक्शन करवा लिया और उसमें अपना कार्यकाल 5 साल का बढ़ा लिया, जो अब मेरा कार्यकाल जो हो गया वो अब 5 साल में शासन करूंगा। ठीक है, यहां से आपका 4th पॉइंट स्टार्ट होगा। अगस्त
2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि उन्होंने एक ऑर्डर लागू किया जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित करा। ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में ये था क्या कि उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को ही पलट डाला, उसके जो कानून थे उसको बदल डाला। तो अगस्त 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित किया जिसने पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। ये पॉइंट नंबर आपका फोर्थ होगा। ठीक है बेटा, पाकिस्तान की ये फोर्थ इंसिडेंट, आपको 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। और फिफ्थ पॉइंट 5 नंबर का आता है, इसलिए 5 ही पॉइंट आपको याद रखना है। मंत्रिपरिषद के कामकाज एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी जिसमें ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। अब जो मंत्री काम करते थे उनकी निगरानी के लिए इन्होंने एक क्या करा, राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद घोषित करा कि मंत्री जो भी काम कर रहे हैं उनकी निगरानी कौन करते थे, तो फौजी करते थे। ये 5वां पॉइंट। तो सभी के कामकाज की निगरानी जो थे वो फौजी के हाथ में आ गया, फौजियों के हाथ में आ गया, चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं बचा। ये 5 पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है जो पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको लिखना अपनी फेयर कॉपी में, ये पाकिस्तान में इंसिडेंट हुआ था। आपको बेटा अपनी फेयर कॉपी के अंदर बस ये 5 ही पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट तो आपको दिख रहा है ये सिर्फ समझने के लिए है और आपको फेयर कॉपी में केवल ये 5 ही पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, फेयर कॉपी में केवल आप 5 पॉइंट नोट करोगे। ये जो बाकी चीज आपने अंडरलाइन देख रहे हो आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये केवल समझने के लिए। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर कि पाकिस्तान में जो घटना घटी थी, जो सैनिक तख्तापलट जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में की थी और उसके बाद एक चुनाव हुआ, चुनाव में उनको राष्ट्रपति चुना गया, तो क्या ये लोकतांत्रिक है? तो आप लिखोगे नहीं, ये लोकतांत्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसले जो होते हैं वो चुने हुए नेता लेते हैं, जबकि अंतिम फैसले चुने हुए नेता नहीं ले रहे थे यहां पर। क्योंकि जो नेता के काम, जो हमने प्रतिनिधि चुने थे, उनकी निगरानी कौन कर रहा था? उनकी निगरानी फौजी अधिकारी कर रहे थे। तो इसलिए इसे लोकतंत्र नहीं बोलेंगे। तो इसलिए देखो मैंने क्या लिखा है, ये सिर्फ समझने के लिए, नोट मत करना। नोट आपको केवल ये 5 पॉइंट ही करना है, ये केवल समझने के लिए है। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया। लोगों ने जब इलेक्शन हुआ 2002 में तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि का चुनाव भी किया। लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि थे बेटा, वो वास्तविक में शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं ले सकते थे। अंतिम फैसला तो फौजी अधिकारी ले रहे थे। तो अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासक व्यवस्था में होता है। और ये जो घटना घटी थी इसको हम तानाशाही या फिर राजशाही जैसी घटनाओं का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो ये जो आपको येलो कलर का, ये जो मैंने आपको लास्ट में समझाया बेटा, ये आपको नोट नहीं करना है, ये केवल आपके लिए समझने के लिए था कि ये जो घटना घटी थी जिसमें इलेक्शन भी हुए बाद में, लेकिन इसको हम लोकतंत्र नहीं बोल सकते क्योंकि अंतिम फैसला जो थे वो हमारे प्रतिनिधि नहीं ले रहे थे, अंतिम फैसला सेना के अधिकारी ले रहे थे, इसलिए लोकतंत्र घटना नहीं थी। तो ये 5 पॉइंट आपको पाकिस्तान की स्टोरी के तौर पे याद रखना है। ठीक है बेटा, चलिए यहां पे इनकी स्टोरी खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, अपने एक और पड़ोसी देश की घटना देखते हैं कि वहां पर क्या है, वहां पर शासन व्यवस्था कैसा होता है। और हमारा एक और पड़ोसी देश है, 2 हम लिखेंगे चीन, हेडिंग डालोगे चीन। चीन में बच्चों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर केवल एक ही पार्टी है, वहां दूसरी पार्टी है ही नहीं, वहां केवल एक ही पार्टी है। तो चीन, आप हेडिंग डालोगे चीन। अब चीन में क्या क्या बताऊंगा, ये देखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहां से आपका स्टार्ट होगा। चीन की जो संसद है उसको बोलते हैं क्वांगो रेमिन और दवाइयो और दहुई, ये उनकी संसद का नाम है। क्या नाम है? क्वांगो रेमिन, अलग अलग वर्ड को तोड़ो, क्वांगो रेमिन द वियाओ द हुई, ये इनके टोटल बेटा, ये इनके संसद का नाम है। ठीक है, जिसको हम कई बार राष्ट्रीय जनसंसद भी कहते हैं। अगर आपको ये नाम याद नहीं होता तो आप राष्ट्रीय जनसंसद याद कर लेना। ठीक है, तो चीन की जो संसद है उसको राष्ट्रीय जनसंसद भी कहते हैं। अब कहोगे सर जी हम चीन के क्यों याद करें इनके संसद का नाम? अभी प्रीवियस ईयर में मुझे याद है हर गवर्नमेंट स्कूल में और हर प्राइवेट स्कूल में क्वेश्चन आया था एमसीक्यू के फॉर्म में, वो ये पूछ रहे थे कि चीन के संसद का क्या नाम है और ऑप्शन दिया हुआ था। तो चीन के संसद का नाम है राष्ट्रीय जनसंसद। याद रखोगे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि चीन की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जैसे भारत में चुनाव होता है ना, भारत के अंदर क्या होता है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ऐसे ही चीन में भी हर 5 साल बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इलेक्शन जरूर होते हैं वहां पे, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। और इससे पूरे चीन में करीब
3000 सदस्य आते हैं, मतलब पूरे चीन से 3000 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। मतलब जो सेना होती है, वहां की मिलिट्री होती है, वो भी अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो पूरे चीन से 3000 सदस्य चुन के आते हैं हर 5 साल बाद, और उसमें कुछ सदस्य जो होते हैं वो सेना के भी होते हैं। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, चुनाव लड़ने से पहले, मतलब कोई भी अगर वहां पे चुनाव लड़ना चाहता है ना, तो चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। बच्चों, वहां पर एक ही पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। वहां टोटल एक ही पार्टी है, बाकी कोई पार्टी वहां नहीं बना सकता, वहां पर कोई पार्टी की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। वहां पर केवल एक ही पार्टी है, और पार्टी का नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो बेटा उसे पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, यानी उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, यह आपका फोर्थ पॉइंट होगा। और फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब सीधी सी बात है, जब एक ही पार्टी है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, तो सरकार तो उसी की बनेगी ना, सरकार तो उसी की बनेगी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी, क्योंकि वहां पे पार्टी एक है। तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा, देखो यहां भी मैंने आपको कितने पॉइंट बताए, फर्स्ट पॉइंट यहां तक था, सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया, थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया, फोर्थ पॉइंट आपका ये हो गया, और फिफ्थ पॉइंट आपका ये हो गया। चीन में भी आपको 5 पॉइंट याद करना है। अब आप कहोगे सर जी आप हर बार 5 पॉइंट लिखवा रहे हो, क्या बात है? बेटा अक्सर ये देखा गया है, ये जो इंसिडेंट वगैरह आते हैं, जैसे पाकिस्तान का इंसिडेंट पूछेगा, चीन का इंसिडेंट पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, तो अक्सर नॉर्मली ये 5 मार्क्स का ही आता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको हर किसी के 5-5 पॉइंट बता रहा हूं। तो ये चीन का इंसिडेंट है। चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जनसंसद। चीन में हर 5 साल बाद चुनाव भी होते हैं। यहां पे 3000 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें कुछ सेना के भी सदस्य होते हैं। चुनाव लड़ने से पहले हर एक उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, और सरकार हमेशा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, क्योंकि पार्टी वहां एक ही है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चीन में तो चुनाव भी हो रहे हैं, हर 5 साल बाद चुनाव भी हो रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र है? तो आप बोलोगे नहीं, ये भी लोकतंत्र नहीं है। क्यों लोकतंत्र नहीं है? क्योंकि यहां लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना। पार्टी तो जो आपका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा वो एक ही पार्टी का बनेगा, तो यहां पे लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो किसी और पार्टी को वोट दे सके, तो इसलिए इसे भी लोकतंत्र हम नहीं बोल सकते। हालांकि इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद, सदस्य भी चुने जाते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्ट रूप से डेमोक्रेसी हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि लोगों के पास किसी और पार्टी को सदस्य चुनने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट घटना। पॉइंट नंबर 7 आपका यहां से स्टार्ट होता है, पॉइंट नंबर आपका 6 खत्म हो जाता है, 6 के भी 5 पॉइंट थे आपके। अब पॉइंट नंबर 7 आपका स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 7 हम लिखेंगे मैक्सिको। अब हम मैक्सिको की स्टोरी पढ़ेंगे कि मैक्सिको में क्या होता है। ठीक है, ये कुछ देशों का इंसिडेंट दिया। मैंने आपसे क्या कहा था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि मैं टोटल आपको 9 पॉइंट्स बताऊंगा। टोटल आपको 9 पॉइंट्स पढ़ने हैं बेटा। 9 पॉइंट्स अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। देखिए आप यहां पे आपको हेडिंग डालनी है मैक्सिको, और मैक्सिको का पहला पॉइंट आपको याद रखना है क्या, 1930 में आजाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। मैक्सिको में बेटा हर 6 साल बाद चुनाव होते हैं राष्ट्रपति को चुनने के लिए। मैक्सिको के अंदर हर 6 साल बाद चुनाव होते हैं राष्ट्रपति को चुनने के लिए। और मैक्सिको कब आजाद हुआ था? 1930 में। तो एमसीक्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि मैक्सिको की आजादी कब हुई थी, तो 1930 में, 1930 में। हमसे पहले आजाद हो गए थे ये, और हर 6 साल बाद यहां पर चुनाव होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, सन 2000 तक हर चुनाव में केवल PRI एक पार्टी है वहां पर जिसको बोलते हैं PRI, वह हर 2000 तक, मतलब 1930 से लेकर 2000 तक, आप समझ लो 70 साल हो गए, 70 सालों तक केवल एक ही पार्टी जीतती आ रही है, जिसका नाम है PRI। PRI की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नाम से एक ही पार्टी हर बार वही पार्टी जीत मिलती थी उसको। 1930 से लेकर 2000 तक जितने भी चुनाव हुए बेटा, उसमें हर बार पार्टी जो जीत रही है, कौन जीत रही है? PRI। हर बार PRI जीत रही है। थर्ड पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होगा। विपक्षी दल, वहां पे विपक्षी दल हैं, वो भी चुनाव में हिस्सा लेते थे। हिस्सा वो भी ले रहे हैं, जो विपक्षी दल थे, जो दूसरे पार्टी के लोग थे, वो भी चुनाव में भाग ले रहे हैं, लेकिन वो कभी भी उनको जीत हासिल नहीं होती थी। अब आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि विपक्षी पार्टी चुनाव में भाग ले रही है लेकिन उनको कभी जीत नहीं मिली? ऐसा क्यों भाई? तो उसका रीजन है, चुनाव में
तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। पीआरआई बदनाम थी, मशहूर थी। किस लिए? हर तरीके हथकंडे अपनाती थी चुनाव जीतने के लिए, हर तरीके के गलत कदम उठाती थी वो चुनाव जीतने के लिए। इसलिए पीआरआई हर बार जीतती थी और बाकी पार्टी के जो लोग थे वो हार जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, सरकारी दफ्तरों में जो काम करने वाले लोग थे, यानी जो सरकारी ऑफिसर थे, जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनको पार्टी के बैठकों में जाना अनिवार्य था। यानी पीआरआई अगर कोई भी मीटिंग करता था ना, तो वहां पे गवर्नमेंट जो सर्विस होल्डर थे उनको पीआरआई की जो मीटिंग होती थी उसमें भाग लेना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट आप याद करोगे कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के मां बाप से पीआरआई के लिए वोट देने के लिए कहते थे। आप खुद सोचो, क्या इंडिया में कभी ऐसा हुआ है? क्या भारत में कभी आपको किसी शिक्षक ने स्कूल के, कॉलेज के या कहीं पर भी आपने देखा होगा, कोई शिक्षक आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको इस पार्टी को वोट देना चाहिए? वो आपकी मर्जी, आपके मां बाप की मर्जी है, ठीक है। लेकिन पीआरआई जो था वो इसलिए बदनाम था बेटा, क्योंकि मेक्सिको के अंदर जो सरकारी स्कूल के अध्यापक थे उन पर प्रेशर बनाया जाता था कि वो छात्र छात्राओं को और उनके मां बाप को बुलाकर मीटिंग करके ये बोलें कि वो पीआरआई को ही वोट दें। तो ये मेक्सिको की घटना है, ये आप मेक्सिको की घटना पढ़ रहे हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या पढ़ा है आपको कि 1930 में मेक्सिको आजाद हुआ था, उसके हर 6 साल बाद वहां चुनाव होते हैं और राष्ट्रपति चुने जाते हैं। पहला पॉइंट आपने ये पढ़ा। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि 2000 से अब तक, मतलब 1930 से 2000 तक जितने भी चुनाव हुए उसमें एक ही पार्टी हर बार जीत रही है, पीआरआई, इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, हर बार यही जीतती है। जो विपक्षी दल हैं वो चुनाव में भाग तो लेते थे लेकिन उनको कभी जीत नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाती थी पीआरआई। उसको जीतना था किसी भी तरीके से। जो सरकारी काम करते थे उनको पार्टी में बुलाया जाता था, उनको मीटिंग में जाना अनिवार्य था। जो सरकारी स्कूल के अध्यापक थे उन पर प्रेशर बनाया जाता था कि वो छात्र छात्राओं के माँ बाप को पीआरआई के लिए वोट देने के लिए कहें, ठीक है। इसके अलावा पीआरआई, जो पीआरआई पार्टी थी वो अपने उम्मीदवार के चुनाव अभियान पर काफी पैसा भी खर्च करती थी, बहुत सारा पैसा भी वो खर्च करती थी अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। तो क्या ये मेक्सिको में आप इसे लोकतंत्र कह सकते हो? तो बेटा ये भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वहां होता है जहां चुनाव, देखो यहां पे चुनाव भी हो रहा है, ठीक है। आप देखो कैसे इंसिडेंट को जोड़ा गया है। पहले पाकिस्तान का एग्जांपल लिया गया। बेटा दुनिया की सबसे अच्छी किताब है एनसीईआरटी। मैं कहता हूं अगर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली, वो हर एग्जाम में, इवन आईएएस के एग्जाम जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े एग्जाम है, सबसे पहले दिन में यही कहा जाता है कि पहले एनसीईआरटी किताब पढ़ के आओ। आप चाहो तो गूगल पे सर्च मार लेना, सबसे अच्छी किताब मानी जाती है बेटा एनसीईआरटी। इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। देखो इंसिडेंट को कैसे जोड़ा गया है। सबसे पहले पाकिस्तान का इंसिडेंट बताया कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, वहां तो जो सेना के प्रमुख थे उन्होंने प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया, खुद राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद चीन का एग्जांपल लिया कि वहां चुनाव तो होते हैं लेकिन पार्टी एक है, ऑप्शन इन लोगों के पास, तो वो भी लोकतंत्र नहीं है। अब आ गया मेक्सिको की कहानी। मेक्सिको में चुनाव भी हो रहे हैं, यहां बहुत सारी पार्टी भी है, लेकिन किसी और पार्टी को जीत नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही जीत भाई? क्योंकि पीआरआई जो है वो चुनाव जीतने के लिए बहुत गलत कदम उठाती है, हर प्रकार के गलत कदम उठाती है ताकि उसको जीत मिले। इसलिए 1930 से लेकर 2000 तक अब तक जितने भी चुनाव हुए थे उसमें केवल पीआरआई ही जीतता आया था, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 8 पर। तो बात करते हैं एक और देश की कहानी हम पढ़ते हैं इंसिडेंट के बारे में, जिम्बाब्वे के बारे में। तो आपको हेडिंग डालनी है जिम्बाब्वे। अब आपको जिम्बाब्वे के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप देखना इसी के अंदर से पूछा जाता है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे में क्या इंसिडेंट हुआ था हम ये पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होगा जिम्बाब्वे से, तो ये लेकर 8 का फर्स्ट पॉइंट आपका होगा, हेडिंग आपने डाल दिया जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे में क्या इंसिडेंट हुआ था? जिम्बाब्वे को 1980 में 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। अब ये गोरे कौन थे? तो गोरे थे बेटा अंग्रेज। जिस प्रकार भारत में अंग्रेजों का शासन था उसी प्रकार जिम्बाब्वे में भी अंग्रेजों का ही शासन था। तो जैसे हमें 1947 में आजादी मिल गई, जिम्बाब्वे को बेटा 1980 में आजादी मिली अंग्रेजों से, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये कवर हो गया कि जिम्बाब्वे को 1980 में आजादी मिली। अब आपको एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है ना कि जिम्बाब्वे को आजादी कब मिली, तो 1980 टिक करोगे, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आप लिखोगे उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है। किसका दल है? जानू पीएफ। और मुझे लगता है आसानी से याद भी हो जाएगा, नाम भी अच्छा सा है जानू पीएफ, तो मुझे लगता है नाम भी याद हो जाएगा। जिस प्रकार भारत में अलग अलग पार्टी है ना बेटा, जिस प्रकार यहां पर कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, एसपी है, आपने इन सबके नाम सुने होंगे।
तो उसी प्रकार वहां पर जानू पीएफ नाम की एक पार्टी है, वही राज कर रही है लगातार। मतलब इलेक्शन होते हैं और हर बार जो जीतती है वो जानू पीएफ जीतता है, जैसे मैक्सिको में आपने पढ़ा था। थर्ड पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होगा। इसके जो नेता हैं वो हैं रॉबर्ट मुगाबे। क्या नाम बेटा? रॉबर्ट मुगाबे। आजादी के बाद से ही वो शासन कर रहे थे, मतलब जब से आजाद हुआ है देश तब से ही वो वहां के राष्ट्रपति हैं। चुनाव नियमित अंतराल पर होते हैं, नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। तो आपने देख लिया, ये बिल्कुल सेम केस मैक्सिको का है कि इलेक्शन तो हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है और वहां पे अन्य दल भी है और पार्टी भी है, लेकिन जो इलेक्शन जीत रहा है वो हमेशा एक ही पार्टी है और वो कौन है? जानू पीएफ। तो 3 पॉइंट आपने अब तक याद कर लिया कि जिम्बाब्वे 1980 में आजाद हुआ। सेकंड पॉइंट आपने याद किया, वहां पे एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, जानू पीएफ। इनके नेता है रॉबर्ट मुगाबे, जब से आजाद हुआ है तब से वही राष्ट्रपति है। चुनाव नियमित अंतराल पे होते हैं लेकिन हमेशा जानू पीएफ ही जीतता था। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों है? अब बार बार आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है, बार बार एक ही पार्टी क्यों जीतती है? तो उसका आंसर आपको 4th पॉइंट में मिलेगा कि बार बार जानू पीएफ नाम की पार्टी क्यों जीतती है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनको सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। यानी विपक्षी दल जो दूसरे दल के लोग थे उनको परेशान किया जाता था, उन पे गलती से केस ठोक दिया, कोई भी केस गलत इंजाम लगा दिया, उनकी सभाओं में गड़बड़ करा दी, भगदड़ मचा दी। ऐसे लोग करते हैं बेटा नेता जीतने के लिए, ठीक है। 5th पॉइंट पढ़ेंगे। सरकार विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी कोई भी वहां पर क्या नहीं कर सकता? प्रदर्शन नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी कोई भी अगर प्रदर्शन या विरोध करेगा तो उसको जेल में हो जाएगी। तो ये 5वां पॉइंट है। इसलिए तो एक ही सरकार जीती है ना बार बार कि उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। तो जानू पीएफ के खिलाफ कोई भी आवाज उठता तो उसको परेशान किया जाता, उसकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी, जो विरोध प्रदर्शन होते थे, आंदोलन होते थे, उसको गैर कानूनी कर दिया गया। तो जो भी ऐसा करता था उसको जेल में डाल देता था। 6 पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होगा। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। यानी टेलीविजन और रेडियो पर जितने भी न्यूज आते थे वो केवल शासक दल के विचार ही प्रकाशित होते थे। मतलब जो जानू पीएफ चाहती थी वही चीज छपती थी और वही चीज टेलीविजन पे आती है। पूरी तरह से इन्होंने टेलीविजन अखबार पे कब्जा कर रखा था कि जो वो चाहते थे वही न्यूज लोगों को दिखाया जाता था, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा कोई भी जो गलत काम होता है वो लंबे समय तक नहीं चलता। तो ये पॉइंट नंबर 7 में आपको याद रखना है कि आखिरकार 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। 2017 ज्यादा पुराना भी नहीं है। 2017 में वो जो मुगाबे थे, जो राष्ट्रपति थे ना, उनको आखिरकार उनके राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। तो ये इंसिडेंट बेटा जिम्बाब्वे के बारे में। आपके मन में ये होगा कि हम अलग अलग देशों के बारे में क्यों जानते हैं, हम अलग अलग देशों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इंडिया में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, तो सर भारत की बात करो ना। हमारे बुक में अलग अलग देशों के एग्जाम्पल क्यों है? ये अलग अलग देशों के एग्जाम्पल इसलिए है बेटा, जब तक हम दूसरे देशों से अपने देश को कंपेयर नहीं करेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि हम दूसरों से बेहतर है। जब तक क्रिकेट मैच आप दूसरे देश से नहीं खेलोगे आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी टीम बहुत अच्छी है? जब तक फुटबॉल मैच आप नहीं खेलोगे आपको कैसे पता लगेगा आपकी टीम आपसे बेहतर या खराब है? इसी प्रकार हमें दूसरे देशों के बारे में भी जानना पड़ता है कंपैरिजन करने के लिए कि आखिरकार हमारे देश में भले ही बहुत सारी कमियां हो लेकिन इन मामलों में तो अच्छी है ना। यहां पे तो ऐसा नहीं होता। यहां भी आप देखते हो हर साल चुनाव होते हैं, 5 साल बाद चुनाव होते हैं, उसके बाद नई पार्टी बनती है, नया सरकार बनता है, नए नेता आते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको, इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल आपको बताए गए इस चैप्टर के अंदर। पहले आपने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, फिर आपने चीन के बारे में भी जाना, फिर आपने मैक्सिको के बारे में भी जाना और फिर जिम्बाब्वे के बारे में भी जाना। ये 4 देश के बारे में आपने एग्जाम्पल समझा। और ये अगर एग्जाम में आपके, अगर आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में हो ना, और आप देखना जब भी ये क्वेश्चन आता है ना इन देशों के बारे में पूछा जाता है तो 5 मार्क्स का आता है। इट मीन आपको जितने भी पॉइंट बताए ना, किसी में 5 पॉइंट बताए, किसी में 6 पॉइंट बताए, किसी में 7 पॉइंट बताए, ये सभी पॉइंट आपको लिख के आना पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि एसएसटी के टीचर सबसे ज्यादा खुश इस बात पे होते हैं कि आपका आंसर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। अब देखो ये क्या था, पैसेज में था, मैंने इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। आपको किसी भी गाइड, कुंजी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। दुनिया की सबसे बेस्ट बुक आपके पास है एनसीईआरटी बुक। अगर आपको पढ़ने का तरीका पता लग गया ना बेटा एनसीईआरटी में, तो इससे बढ़िया किताब नहीं मानी जाती। बड़े बड़े एग्जाम में यही बुक कहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है।
एक लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, अंतिम पॉइंट है मेरी तरफ से, अगर ये 9 क्वेश्चन आप कर लोगे, ये 9 पॉइंट है मेरे इस चैप्टर में, अगर ये 9 पॉइंट कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा इस चैप्टर से। जब आपका एग्जाम हो जाए, यूटी हो जाए, तो आप वापस जरूर आना और एक बार जरूर मुझे बताना कि जी सर आपने बिल्कुल सही कही थी, जो आपने कहा 9 पॉइंट वही आए थे। देखिए 9 पॉइंट में क्या है, 9 पॉइंट में आपको याद रखना है कि चीन में 1958 से 61 के दौरान, इन 3-4 सालों के दौरान बड़ा अकाल, विश्व का इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल पड़ा था बेटा। पता आपको कितने लोग मरे थे इसमें? केवल 3 करोड़ लोग। वो लोग हैं जिनका सरकारी आंकड़ा है। आप ये समझ सकते हो कि ओवरऑल कितने लोग मरे थे। जब सरकारी आंकड़ा 3 करोड़ लोगों का है, इसका मतलब आप डबल कर दो कि लगभग 6 करोड़ लोग मर गए थे, भूख से मरे थे। समझो कितने तरफ तरफ के मरे होंगे। तो अब तक इस विश्व का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा अकाल था 1958 से 61 के दौरान, जो कहां पड़ा था? चीन में पड़ा था। इसलिए इस अकाल होने के बाद आपको पता होगा, आपने न्यूज में शायद ध्यान दिया होगा कि चीन ने बड़े बड़े डैम बनाए, बड़े बड़े बांध बनाए। आज आप न्यूज में देखोगे तो अक्सर ये न्यूज में आता है कि चीन ने बहुत बड़े बड़े डैम बनाए। चीन ने अपने आप को इंप्रूव किया। उन्होंने देखा कि मेरे बहुत सारे लोग जो हैं भूखमरी से मर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े डैम बनाए। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि चीन में 1958 से 61 के दौरान अकाल पड़ा। विश्व का इतिहास का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखे मरे थे। ठीक है बेटा, तो ये 9 पॉइंट थे बच्चों, जो इस चैप्टर में आपको कवर करना है। अगर ये 9 पॉइंट आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप देखना, कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी स्कूल के एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, आपका यूटी हो, टर्मिनल एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, इन 9 पॉइंट से बाहर इस चैप्टर में से नहीं आता। ठीक है बेटा, आपको लगे कि कोई पॉइंट और ऐड करना चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताना लास्ट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नमस्ते बेटा सबको।